गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 2। तो जैसे कि हम लोग कल चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 देखते हैं, जिसमें से यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है। सबसे पहले रूसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं को द्वार खोल दिए थे। तो रूसी क्रांति हुई थी उस समय समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जब फ्रांसीसी क्रांति का कंप्लीट हो गया उसके बाद अलग अलग विचारधाराओं ने विकास किया था, जिसमें 3 अलग अलग विचारधाराएं इस प्रकार से हैं। पहला उदारवादी, दूसरा रूढ़िवादी और तीसरा परिवर्तनवादी। सबसे पहले देखते हैं रूढ़िवादी का मुख्य विचार। रूढ़िवादी के मुख्य विचार में उदारवादी और परिवर्तनवादियों का विरोध। रूढ़िवादी लोग थे जो उदारवादी और परिवर्तनवादियों के विरोधी थे। अतीत का सम्मान। रूढ़िवादी लोग अतीत का सम्मान करते थे। अतीत में जो था पहले, जैसे धर्म, जाति इत्यादि, इस प्रकार के अतीतों का सम्मान करते थे रूढ़िवादी लोग। और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, बदलाव हो लेकिन प्रक्रिया धीमी धीमी हो, इनका विचार था रूढ़िवादियों का। और दूसरा था उदारवादी के प्रमुख विचार। उदारवादी के प्रमुख विचार इस प्रकार से थे। सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान। रूढ़िवादियों का मानना था कि सभी धर्म बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, इसलिए सभी को एक सम्मान दिया जाना चाहिए। अनियंत्रित सत्ता का विरोधी। उदारवादी लोग अनियंत्रित सत्ता का विरोधी करते थे, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर में थे। जो व्यक्तिगत थे उनके अधिकारों के लिए रक्षा करते थे उदारवादी लोग। सार्वभौमिक मताधिकार के स्थान पर संपत्तियों को वोट देने का अधिकार में पक्ष में थे रूढ़िवादी लोग। उदारवादी लोग जो संपत्ति धारक थे, जो अमीर व्यक्ति थे, केवल उन्हीं लोग को वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे उदारवादी लोग। अब परिवर्तनवादियों का प्रमुख विचार। परिवर्तनवादियों के प्रमुख विचार इस प्रकार से है। परिवर्तनवादी लोग बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर में थे। उनका कहना था जो जहां बहुमत है वो उन्हीं के आधार पर सरकार बने। और बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध में थे। जहां जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को विशेष अधिकार दिया गया था, उनके विरोध करते थे परिवर्तनवादी। संपत्ति के संकेंद्रण का विद्रोह, लेकिन निजी संपत्ति का विद्रोह नहीं। वो निजी संपत्ति का विद्रोह नहीं करते थे। महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। महिलाओं के मताधिकार के लिए आंदोलन में बहुत ही सहयोग दिए थे परिवर्तनवादी लोग। समाजवादियों को प्रमुख विचार। समाजवादी के प्रमुख विचार थे निजी संपत्ति का विरोध, सामूहिक समुदाय की रचना, सरकार द्वारा सामूहिक उद्योगों को बढ़ाना, सारी संपत्ति को पूरे समाज में नियंत्रण एवं स्वामित्व। और जितनी भी संपत्ति थी वहाँ पे सभी समाज में सभी को बराबर देने के लिए सभी में बांटने का विचार था समाजवादी लोगों को। और इस तरह 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। पूरे यूरोप में समाजवादी का विचार कब फैला था? 1870 ईस्वी में। तो ऐसे इस प्रकार समाजवादी का पूरा फैल गया यूरोप में। और रूसी क्रांति देखते हैं। रूसी क्रांति क्या है और यह कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला? इसका आरंभ फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटना को रूसी क्रांति कहा जाता है। मतलब रूसी क्रांति जब राजशाही का पतन हो चुका था, उससे लेकर रूस की जितनी सत्ता का समाजवादियों ने कब्जे कर चुके थे, इसके बीच की जो घटनाएं घटी थी, उसी घटना को कहा जाता है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति हुई इस प्रकार। और रूस में समाज किस प्रकार से था अभी देखते हैं। आइए इस रूसी समाज में क्या थे। इसके आरंभ 20वीं सदी की शुरुआत से रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर करती थी। 20वीं सदी में
रूस की लगभग कितनी परसेंट जनता, 85% जनता खेती पर निर्भर करती थी। कारखाना उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थी, जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी। कारखाना तो उद्योगपतियों का था, लेकिन जहाँ पे वहाँ काम कर रहे गरीब मजदूर थे, वहाँ उनका वेतन उनके काम करने के बराबर में नहीं दिया जाता था, जिससे उनके दैनिक स्थिति खराब हो गई थी। उनको पूरा अपने जिम्मेदारी भी करने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और यह किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीनें कॉम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे, और फिर कॉम्यून परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। रूस में एक निरंकुश शासी था। रूस में एक निरंकुश राजा था, शासक करता था, जो निरंकुश था। और 1904 ईस्वी में ज़रूरी चीज़ों की कीमतें में तेज़ी से वृद्धि होने लगी। 1904 जब आया, उसमें जिसमें ज़रूरतों की सामान थी, उसमें बहुत अधिक कीमत से बढ़ गई, जिससे गरीब किसान को बहुत दिक्कत होता था। उन्हें अपना जीविका चलाने में भी बहुत कठिनाई होती थी। इस प्रकार से मजदूर संगठन ने भी बनने लगे और मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। और मजदूर थे, उन लोग थोड़े अपने जब उनका ज़रूरत पूरा नहीं होने लगा था, तब उन लोगों ने संगठन बनाया, जिससे उसमें मजदूरों ने अपनी सुधार की मांग करने लगे थे। खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या है? यह खूनी रविवार क्यों कहा जाता है? पादरी गोविन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जाकर महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया, और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, लगभग 300 घायल हुए, और इतिहास में इसी रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाने लगा। यह जब किसानों ने जब जुलूस निकाला था अपने सुधार की मांग करने के लिए, वहाँ के जो पादरी थे, उन्होंने सैनिकों को भेज दिया था वहाँ, जिससे वहाँ के 100 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक घायल हुए थे। इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अब देखते हैं अप्रिल सिथिस। अप्रिल सिथिस क्या है? महान बोल्शेविक नेता लेविन अप्रैल 1917 में रूस लौटे थे। उन्होंने 3 मांग की, जिन्हें अप्रिल शिथिल कहा गया। जो वहाँ लेविन थे, वो अप्रैल 1917 में रूस लौटे थे, और उन्होंने 3 मांगों की मांग की थी, जिसमें से थे युद्ध की समाप्ति। वहाँ युद्ध हो रहे थे, उस युद्ध को समाप्त करने का मांग रखा गया था, और सारी ज़मीनें किसानों को हवाले करने के लिए मांग की थी। और जितनी भी ज़मीनें थी, वहाँ उन लोगों के ज़मीनों को किसानों के हाथों में सौंपने के लिए मांग रखा, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे बैंकों में बेहतरीन हो। और इन्हीं 3 मांगों को अप्रिल सिथिस कहा गया। अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हो गया, और शाम ढलते ढलते पूरे पेट्रोग्राद शहर में बेल्शेविक के नेतृत्व में आ गया। इस तरह अक्टूबर क्रांति का पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति होने के बाद वहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए देखते हैं। आइए, अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए। इसमें निजी संपत्ति का खात्मा हो गया। जो निजी संपत्ति थी, उनका समाप्त कर दिया गया। बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसमें सुधार हुए। ज़मीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित किया, और जितने भी ज़मीन थे उन्हें सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, और रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। इस तरह से यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति का समाप्त हो गया। थैंक यू।